गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ साइंस, क्लास 9। आज की क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को देखा था। मोशन के दो ग्राफ्स हमने देखे थे, एक तो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और दूसरा था हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ। जो पोजीशन टाइम ग्राफ था उससे हमने सीखा कि उसके स्लोप से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या तो कर्व्ड भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व्ड है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक थर्ड केस भी होता है कि जो हमारा ग्राफ का स्लोप रहता है ना, वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहता है जो एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मानते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तब ऐसी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है। सेकंड जो था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके भी हमारे 3 केसेस थे। पहला था कांस्टेंट वेलोसिटी का, यानी कि जब हमारा एक्सेलरेशन 0 रहेगा। इस केस में जो हमारा ग्राफ था ना, वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तब था जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा केस नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेकेंड था हमारा इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला केस, जिसमें जो स्लोप थी वो एकदम सीधे थी यानी ऐसे थी। और इस केस में जो एक्सेलरेशन था वो हमारा इंक्रीज हो रहा है यानी कि पॉजिटिव है। थर्ड केस था हमारा डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला, जिसमें ग्राफ का जो स्लोप था वो ऐसे नीचे की ओर था। इस केस में जो एक्सेलरेशन थी वो नेगेटिव थी, यानी कि ये हमारा एक रिटार्डेशन का केस था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। प्लस जो एरिया अंडर द ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसके एरिया को अगर हम लोग निकालें ना, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा स्लोप है, अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के इस अंडर के इस एरिया का एरिया निकाल लो, इस पार्ट का एरिया निकाल लो, तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये सब हम लोग लास्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस किए थे डिटेल में। आज की क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे। तो मोशंस की ना एक्चुअली 3 इक्वेशन होती हैं, वो क्या होती हैं हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करने के लिए कंडीशंस को जानना होगा। ये जो हम अभी इक्वेशन सीखेंगे, ये सारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस में ही होंगी। पहली कंडीशन है कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और प्लस वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। यानी कि ये सारी इक्वेशंस हम लोग सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर पाएंगे जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्म कर रही हैं, और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो आपको कुछ क्वांटिटीज़ और उनके सिंबल्स को याद रखना होगा। सबसे पहला तो u है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। सेकंड है v यानी फाइनल वेलोसिटी। फिर थर्ड है हमारा a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। t का मतलब होता है टाइम। ये सबसे तो आप फेमिलियर हो गए t टाइम से। फिर एक और लास्ट आता है हमारा s का होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इन्हीं 5 क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग इन मोशंस ऑफ इक्वेशन में इन्हीं 5 क्वांटिटीज़ का यूज़ करेंगे। और 2 जो मैंने कंडीशंस बताई उनको भी याद रखना है। पहला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो चलिए सबसे पहले अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। इसकी डेरिवेशंस वगैरह तो नहीं पूछनी चाहिए ना क्लास 9th में, बट अगर आप लोग को ऐसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो आप लोग डेरिवेशन को भी एक बार देख सकते हो। बट आपसे पूछा नहीं जाता, डेरिवेशंस वगैरह आपके 11th क्लास में आते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है वो है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के इक्वल होती है। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये हो गई।
जैसे कि एक एग्जांपल लेके अगर इसको हम पहले इक्वेशन को समझें कि मान लो कोई कार है हमारी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है, यानी कि u हमें 10 मिल गया, तो हम लोग लिख देंगे 10 प्लस एक्सेलरेशन मान लो उस कार की जो है वो 2 है, और जो जितना टाइम वो ले रहा है वो है 5 सेकेंड्स, सॉरी 5। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो आराम से आप इसको सॉल्व करो, आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। 5 इंटू 10 प्लस 10, तो 20 मीटर पर सेकेंड हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारा ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 1/2, इसको हमने अलग से लिया है, इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। और ये हमें क्या बताएगा? ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये सब इक्वेशंस आप अभी देखोगे तो आपको लगेगा ये कैसी इक्वेशन से कहाँ से आ गई, बट इसको साइंटिस्ट लोगों ने ना पूरा अच्छा खासा डेरिवेशंस किया है, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को फाइनली आपके लिए बनाया गया है। अभी के लिए आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, बस आपको इक्वेशन को याद रखना है, क्योंकि अभी आपसे बस सिंपल इन इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू नहीं पढ़ना है जो आपके अभी नहीं पूछा जाएगा, आगे काम आएगा, तो इसको आगे देखा जाएगा। अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है ये। अच्छा ठीक है, तो मैं प्रूविंग भी बता देती हूँ। देखो, आपको ये तो पता होगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था उसका जो एरिया होता है, उसके अंदर का एरिया से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो हमें यही चीज़ बताई हुई है कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो हम लोग एरिया इनक्लोज्ड विद इन जो हमारा ग्राफ है उससे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसे करके ग्राफ था हमारा, या ऊपर वाले ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा ये ग्राफ। तो इसमें ये क्या कह रहा है? हमें S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी और डी, यानी कि ये पॉइंट्स। अब इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे, एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में, तो ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सीखा था, है ना। तो हमें रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का एरिया दोनों को प्लस करना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, आप बताइए? साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ ये रही हमारी, ब्रेथ ये रही, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू साइड इंटू साइड। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो सी ए और ये क्या है? सी ए और बी सी इस ट्राइंगल्स की साइड है ना। एक साइड ये हो गया सी ए और दूसरी साइड ये है बी सी। तो 1/2 इंटू ए सी, सी ए और बी सी। फिर अगर अब हमें क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। अब आप कहोगे ए ओ इक्वल्स टू यू, डी ओ इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू टी, ये सब कहाँ से आ गया? अब आप लोग इस डायग्राम में देखो, ए ओ क्या है? ये तो वेलोसिटी है हमारी इनिशियल, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी को तो डिनोट कर रहा है, और ये ए ओ। और जो हमारा डी ओ और सी ए है ये तो टाइम वाले उस पे है। एक्स एक्सिस पे तो हमने टाइम लिया है और वी पे हमने, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया है, तो ए ओ तो यू हो जाएगा, और ओ डी और सी ए हमारा टाइम है। तो हम इन्हीं सब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे, और बी सी हमारा बी डी माइनस सी डी की इक्वल है, और बी सी साथ साथ हमारे ई ओ माइनस ए ओ की इक्वल है। अब इसको आप ग्राफ में देखोगे तो आपको समझ आएगा क्या दिया है कि बी डी माइनस सी डी। अब देखो बी डी कहाँ है और सी डी कहाँ है? बी डी माइनस सी डी क्या आएगा हमारा? v और u के बीच की डिस्टेंस आ रही है, यानी कि v माइनस यू हो जाएगा। तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा? v माइनस यू।
क्योंकि BC की आप डिस्टेंस देखो कहाँ, BC कहाँ आ रहा है, B यहाँ है, C यहाँ है, यानी कि V और U के बीच की डिस्टेंस। तो इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप BD माइनस CD करोगे, तो V माइनस U करोगे, है ना। अब हमको बस इन सब चीज़ों को इन सब एरियाज पे पुट करना है। तो हम लोग S का फाइंड कर रहे थे, यानी डिस्प्लेसमेंट, तो S इक्वल्स टू AO हमारा U था, U इंटू T, फिर 1/2 एज इट इज़ ट्राइंगल के एरिया फार्मूले से, फिर T हमारा फिर से आया था इंटू V माइनस U। इसको आप फर्दर ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ T इंटू ए टी। तो इसको T स्क्वायर कर दो, अच्छे से हो जाएगा, तो हो जाएगा S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं थर्ड वाली। थर्ड वाली की भी मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या। ठीक है, तो थर्ड वाले का रहने देते हैं। थर्ड वाला है हमारा v इक्वल्स टू नहीं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारा ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइनल वेलोसिटी बताती है, सेकेंड इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट बताती है, और थर्ड वेलोसिटी हमें फाइनल वेलोसिटी बताती है जब टाइम गिवन नहीं होता है। देखो पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली वाली इक्वेशन ये थी, है ना। बट इसमें देखो अगर टाइम नहीं बताया हुआ तो आप इसका यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है आप इन सब चीज़ों को इधर उधर करके आसपास की क्वांटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मे भी कभी आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो बस इसका इधर उधर कर दो, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो यही है हमारी काइनेमेटिक इक्वेशंस जिनको मोशन ऑफ इक्वेशंस भी बोला जाता है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट कुछ ये हमारे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ठो, इसको देख लेते हैं। कह रहा है सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड विच कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। How much will be the distance traveled by the car before coming to a stop? If the car was if the car was moving with a velocity of ये and ये when the brakes were applied। मतलब हमें अभी दो अलग कंडीशंस दिया हुआ है और कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस हमारी कार ट्रैवल की होगी रुकने से पहले। तो ये एक सॉल्व एग्जांपल है, तो इसको पहले सबसे पहले अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है तो आपको एक साथ सबसे पहले वो नोट करना होता है कि क्या क्या डिटेल्स इसमें दी हुई हैं, जैसे हमें क्या क्या चीज़ों का पता चल रहा है। देखो सबसे पहले ही हमें बताया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, एक्सेलरेशन हमारी -4 है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। और प्लस हमें ये भी बताया हुआ है कि ब्रेक अप्लाई कर दिया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी रही हो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई होगी क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो गए हैं। तो बस हमें गिवन तो एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी के दो केसेस दिए हुए हैं, पहला 54 दिया है और दूसरा 108 दिया है। अब इन इन्फॉर्मेशन को आप लोग नोट कर लो और आप खुद से सोचो कि कौन सी इक्वेशन हमारी बेस्ट फिट होगी। पहली मोशन की इक्वेशन क्या थी हमारी, v इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी, है ना। तो आप एक तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो और फिर देखो कि कौन सा आपके इस एग्जाम्पल में बेस्ट होगा, बेस्ट फिट होगा, कौन सी इक्वेशन के हिसाब से आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इस केस में हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन यूज़ हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है तो हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। बस फिर क्या है, वैल्यूज़ को पुट करना है, सॉल्व करना है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा दोनों केसेस में। मेन टेक्निक होती है कि आप सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं उनको नोट डाउन करो और फिर करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चूज़ करो और उसके बाद सही सही कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन एरर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मोशन, आई होप मोशन ऑफ इक्वेशंस में कोई डाउट नहीं रहा होगा।
अब बढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन पे, कि मोशन इन अ प्लेन क्या है। अभी तक हम लोग सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, कि मतलब वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही थी, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या हुआ था। लेकिन अब हम लोग मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे, यानी कि अब हम लोग वन डायमेंशन से टू डायमेंशन पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा ना, तो उसके बाद लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी, सिर्फ लेंथ नहीं होगा। जैसे कि जब एक फुटबॉलर जो होता है, मतलब फुटबॉल प्लेयर जो होता है, वो फुटबॉल को जब हवा में किक करता है, वो हमारा मोशन इन अ प्लेन होता है। जब एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करती है, तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है मोशन इन अ प्लेन का। एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ के अराउंड घूमती है, ये भी हमारा मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल होता है। तो मोशन इन अ प्लेन का जो हमारे कुछ टाइप्स है ना, वो उसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा, और मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था, कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट हमारा एक सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करता है। जैसे कि जो हमारा पंखा है, घर में जो आपके फैंस लगे हैं, सीलिंग फैंस, वो क्या मूव करते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं, तो उनका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। जो क्लॉक्स के जो हैंड्स रहते हैं, वो सर्कुलर करते हैं। और जो हमारा मैरी गो राउंड रहता है, मैरी गो राउंड आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, वो भी हमारे एक सर्कुलर मोशन करता है। आप अगर एक ग्राउंड के अराउंड गोल गोल घूमो, वो भी हमारा एक सर्कुलर मोशन होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाता है। अब बात आती है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। नहीं, देखिए बेटा, जो फ्री फॉल है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्री फॉल की बात करें, तो वो हमारा एक मोशन इन अ प्लेन नहीं होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सिर्फ नीचे वर्टिकली गिर रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। फ्री फॉल क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हो, तो वो डायरेक्टली सीधे नीचे गिरता है। तो ये क्या हो गया, ये मोशन इन वन डायमेंशन हो गया, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में मूव करता, तब ये हमारा मोशन इन अ प्लेन होता। मोशन इन अ प्लेन टू डायमेंशन मोशन होता है, कि जब एक ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव करता है, यानी हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों में उसके मूवमेंट आ रही है। जो फ्री फॉल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का ना, उसमें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे गिरता है, तो इसीलिए इसको एक वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। आप ऐसे याद रखो कि जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, उसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन मोशन इन अ प्लेन में ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हम लोग अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो सर्कुलर मोशन तो देख लिया, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ को कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि जब एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी को रख के अपने पाथ को फॉलो कवर करता है, तो वही सेम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, कांस्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि मान लो वो, ये हमारा सर्कल है, इस पॉइंट पे भी वो 20 मीटर से पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है। तो मतलब कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है वो यूनिफॉर्म है। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं रहती क्योंकि डायरेक्शन जो है ना, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। देखो, क्योंकि सर्कल के अराउंड आप ऐसे रहोगे ना, तो आपकी डायरेक्शन एक ही साइड में थोड़ी रहती है। आप कभी ईस्ट फेस करोगे, कभी वेस्ट करोगे, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, तो आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इसलिए आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन का यही मतलब होता है कि जो स्पीड है वो सिर्फ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है।
अब हमें यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन वन रेवोल्यूशन का कुछ कंसेप्ट बताया हुआ है कि आप लोग मान लीजिए कहीं खाली जगह नहीं दिख रही, हाँ यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक फुल कंप्लीट सर्कल के रूट को फॉलो कर रहा है, मतलब कि एक कंप्लीट सर्कल का रूट है और एक ऑब्जेक्ट इसी सर्कल रूट को फॉलो कर रहा है। तो आप बताइए कि इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल की वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपको पता होगा, आई होप, क्या है। जो सर्कल का आउटर बाउंड्री रहता है इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है यानी कि वो इसके सरकमफ्रेंस जितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2πr। ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया होगा वो ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा 2πr। आर हमारा ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। अब ठीक है, डिस्टेंस टोटल ट्रैवल तो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे पूरा गोल घूम रहा है और यहीं पे आके एंड कर रहा है, एक सर्कुलर रूट को फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारे सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 आ जाएगा। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी इस ऑब्जेक्ट की जो ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट था वो t सेकेंड्स ले रहा है एक सर्कल को कंप्लीट करने में, यानी कि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2πr/t, क्योंकि उसने t सेकेंड्स में कंप्लीट किया है एक रेवोल्यूशन को। और बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज वेलोसिटी भी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है हमारा एक्सेलरेशन का। कि चलो हमारी स्पीड तो कांस्टेंट है, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो मतलब हर बार चेंज होती रहती है हर पॉइंट ऑफ सर्कल पे। तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म मोशन में भी हमारे पास एक्सेलरेशन रहती है, वेलोसिटी रहती है, स्पीड सेम रहती है। स्पीड सेम होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वेलोसिटी भी सेम होगी। ऐसा केस पॉसिबल है कि स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम हो, बट यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रहती है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे वही सब एक चीज़ें बताई हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ हमारी एक एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 4.5। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एक मार्बल को रोल करना है इनसाइड अ सर्कुलर रिंग। जैसे कि एक सर्कुलर रिंग टाइप का बना लेना है और उसके अंदर एक मार्बल को आपको रोल करना है। आप जब उसको इस मार्बल को रोल करोगे और अचानक से रिंग को उठाओगे, या आपने जो भी ऑब्जेक्ट को लिया था घुमाने के लिए इसको उठाओगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो आप देखोगे तो जो मार्बल है वो सर्कल में घूमना कंटिन्यू नहीं करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ से आपको क्या पता चलेगा, देखो आपने क्या किया था। सबसे पहले आपने ये लिया था, एक सर्कुलर रिंग ली, उसके बाद आपने उसको मार्बल को अपने इसमें रख दिया, फिर आपने इस मार्बल को इसके अंदर गोल गोल घुमाया, और जब ये गोल गोल घूम रहा था उसी दौरान आपने इस रिंग को अचानक से उठा दिया। जैसे ही आपने रिंग को अचानक से उठाया, ये मार्बल हमारा गोल गोल घूमना बंद कर दिया और वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चला गया। लेकिन वो ऐसे किसी डायरेक्शन में नहीं गया, वो उस स्ट्रेट डायरेक्शन में गया अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब ये क्या है, आपकी बुक में ये बात साफ साफ दी हुई है कि एक सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो उसके सर्कल के टेंजेंट के अलोंग एक्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसीलिए हमारा ये जो मार्बल है वो स्ट्रेट लाइन में अलोंग द टेंजेंट ऑफ मोशन ऐसे
जाता है वो अपने सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू नहीं करता है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा एक सर्कल के टेंजेंट में एक्ट करती है। और वही सेम डायग्राम्स देखिए यहाँ बनाए भी हुए हैं। एक रेक्टेंगुलर ट्रैक पे एक ऐसे टेंजेंट्स हमारे जाते हैं, ऐसे वेलोसिटी। एक हेक्सागन पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा और एक सर्कुलर ट्रैक पे भी आपको ऐसे टाइप के टेंजेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके चैप्टर में बस अब इतनी ही चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें हमारी बताई हुई थी। स्टार्टिंग में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर यूनिफॉर्म मोशन देखा हमने, सर्कुलर मोशन देखा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जो एक और चीज़ हमें याद रखनी है अभी यूनिफॉर्म मोशन से, वो ये है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शंस चेंज होती रहती है। इसीलिए एक्सेलरेशन जो है इस केस में ज़ीरो कभी भी नहीं होता है। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, ये एक्चुअली एक आइडियलाइज्ड मॉडल है, रियल लाइफ मॉडल नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है। लेकिन इससे हमें मोशन ऑफ प्लैनेट्स और व्हीकल्स जो सर्कुलर टर्न्स लेती हैं, ये सब सीखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बस यहाँ पे एट अ ग्लांस पे हमें सब पॉइंट्स रिवाइज कराए हुए हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ऐसा करते हैं, देख लेते हैं। और या फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे, हम लोग इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन रखेंगे और इस चैप्टर मोशन को अच्छे से सब कुछ कवर करेंगे। इसमें जो सारे कंसेप्ट्स थे हमारे, वेलोसिटी के, एवरेज वेलोसिटी के, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, एक्सेलरेशन के, इक्वेशन ऑफ मोशंस का क्या था, सारे ग्राफ वगैरह क्या बताते हैं, सब कुछ उसमें हम वन शॉट में एक ही बार में कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं।